तो हम जो बात कर रहे थे, तो द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग पॉपुलेशंस of a community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life. तो एनसीईआरटी ने बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड डिस्कस किया है वो एक तो है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, और उसके साथ जो एक वर्ड है दैट इज कोऑपरेशन. अब जो यहाँ पे इकोलॉजिकल वर्ड जो डेराइव हम देख रहे हैं, ये वर्ड आया है इकोसिस्टम से. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, क्योंकि आगे हम इस डिफिनीशन पे आगे इसके बारे में और जानेंगे, तो इकोसिस्टम क्या है? जहां हम रहते हैं. द इकोसिस्टम को हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि बायोटिक प्लस एबायोटिक, इन दोनों कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन के कारण जो फॉर्मेशन, जिस सिस्टम का फॉर्मेशन है उसे कहते हैं इकोसिस्टम. अब बात आई है कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है. तो बायोटिक सिंपल, यहाँ पे आप देखिए जो वर्ड यहाँ पे एक बायो लिखा हुआ है, यानी जो भी लिविंग से रिलेटेड होगा, यानी जो लिविंग होगा, जो भी हम लाइफ साइंस से रिलेट करेंगे, जो लिविंग होगा उसे कहेंगे हम बायोटिक. तो हम बात करेंगे लिविंग, जो भी लिविंग होगा, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स हो गए. एबायोटिक यानी कि जो भी नॉन लिविंग होंगे, जैसे कि सॉइल हो गया, जैसे कि हमारा जो वाटर हो गया, ये सब एक्सेट्रा, एयर हो गया, ये सब क्या है? ये सब एबायोटिक है. तो इन दोनों के इंटरेक्शन से जो बने उसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है. तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी कहना सकता है द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी कि अगर एक पॉपुलेशन की बात करें तो एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं, उनके जो मेंबर्स होंगे उनके बीच किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो. ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ऐसा मत समझ लीजिए कि उनके बीच में आपस में झगड़े चल रहे हो, वैसी कोई बात नहीं है. यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है जो इकोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड हो, यानी या फिर हो, जैसे कि एग्जांपल कंपटीशन फॉर फूड हो सकता है, या फिर कंपटीशन फॉर मेटिंग हो सकता है, डिफरेंट. ये हुआ इकोलॉजिकल टर्म्स में. तो इन टर्म्स में कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर कॉपरेशन हो, यानी उनके बीच में आपस में मेंबरशिप, जैसे आजकल मेंबरशिप स्कीम चल रही है उस तरह का हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो, ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो. जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने, जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि जो दलिया जो भी है क्रॉप्स है, उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये सब आगे हम लोग जानेंगे. तो उस तरह के जो मेंबरशिप वाले स्कीम हैं, तो उस तरह का जो है वो सब, उन सब की यहाँ पे एनसीईआरटी ने बात की है. एंड अमॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट पॉपुलेशन है उनके अंदर, यानी कि सबसे पहले क्या बात हुआ? पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में, और उसके बाद कम्युनिटी की बात की है उसने, कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में. ठीक है. तो इन, या तो एक तो पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में और कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में, इनके आपस में जो भी कॉपरेशन हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल. अब एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक. मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल, तो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक मतलब मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म को समझें कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होता क्या है. मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते होंगे, आप फैट के बारे में जानते होंगे, प्रोटीन्स के बारे में जानते होंगे, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स के बीच में कंटिन्यूसली इंटरेक्शन चलता है, इनके बीच में रिएक्शंस चलते हैं. एंजाइम्स के बारे में आपने सुना होगा. तो ये जो डिफरेंट जो हमारे सेल के अंदर जो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो बायोमॉलिक्यूल्स जो चल रहे हैं, ये सब एक कंपोनेंट है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का. ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक के एक कंपोनेंट है. तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जो एक हमारे सेल के अंदर चल रहा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करके एनर्जी दे रहा है, अमीनो एसिड जोड़ करके प्रोटीन्स बना रहे हैं, इस तरह के जो फिनोमेना, इस तरह के जो प्रोसेस हैं, ये सब जो हैं हमें मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ. ये हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर ज़िंदगी है क्या, व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है. इन सब चीज़ों को हम समझ के, हमें सबको देखे में लगता है कि व्हाट इज़ लाइफ.
ये एक्चुअली इस लाइन का मतलब ये है। अब एनसीईआरटी यहाँ क्या कहता है कि द क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। इस प्रश्न के अंदर भी दो प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। और दूसरा दैट इज फिलोसफिकल वन, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीने का मकसद क्या है। तो ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है। जनरली जो है हम ये इस क्वेश्चन पे हम फोकस नहीं करेंगे। एज ए साइंस स्टूडेंट हम फोकस करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये है कि लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे माने कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो अब सबसे बड़ी बात हम इन दो पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इन दो पॉइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़ते हुए चलेंगे। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organisms. जब भी हम किसी चीज़ को, अब मान लीजिए हमें डिफ्रेंशिएट करना है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ भैया ये जो चीज़ है, ये जो मैं वैसे मेरा डायग्राम बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर एक ये पर्सन है और एक ये कोई थिंग है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें इन दोनों के बीच में। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट्स हो गए, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी ने यहाँ 4 टर्म्स को बोला है। हम इत्मीनान से चारों टर्म्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एनसीईआरटी ने बोला कि भैया ग्रोथ, चलिए ठीक है, ग्रोथ समझ लिया हमने। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी बोलता है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी बोलता है वो है हमारा एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। या फिर एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट हम लिखते हैं, चलिए ठीक है। और फोर्थ टर्म जो है जिसे हम समझेंगे वो है आपको माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हमारे सामने हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स। ये सब चीज़ें जो हैं एनसीईआरटी कहता है दीज आर दी यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सारे टर्म्स को लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे ग्रोथ के लेवल पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन के लेवल पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट के लेवल पे कर सकते हैं, कैसे माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स के बारे में कर सकते हैं। तो अब एक एक टॉपिक को हम टू द एकदम ठीक से और इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहता है ये। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रोथ। एनसीईआरटी सबसे पहले लिखता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जो है 2 पार्ट्स में हम करेंगे ग्रोथ के बारे में। जो एनसीईआरटी कहता है कि हम 2 लेवल पे ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। पहला, इंक्रीज इन मास, और दूसरा जो कि है इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि पहला इंक्रीज इन मास और दूसरा जो है वो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। चलिए समझते हैं बात को। मास मतलब कि सिंपल टर्म्स में बात करें तो वेट में इंक्रीज होना, सिंपल सी बात है, वेट में इंक्रीज होना, इसे ग्रोथ में कंसीडर किया जाता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि यदि ऑर्गेनिजम्स के नंबर में इंक्रीज हो तो उसे भी जो है हम ग्रोथ में कंसीडर करते हैं।
यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जो कॉन्ट्राडिक्शन जो हमें समझना है, जो मेन बेसिक जो मेन पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है, राइट, एक पहाड़ है, मान लीजिए एक पहाड़ है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम चाहे हम सैंड ड्यून्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि सैंड ड्यून्स का एग्जांपल ले, चाहे पहाड़ का एग्जांपल ले। तो जब हम देखते हैं कि क्या एक सैंड ड्यून्स जो होता है, जो डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं, उसमें कंटिन्यूसली जो है डिपॉजिट्स होते हैं, सिल्ट के, सैंड के, पार्टिकल्स के, उस पर डिपॉजिट होने लगते हैं, और डिपॉजिट होते 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 उसका जो है मास बढ़ने लगता है, ठीक है, मास बढ़ने लगता है, मास बढ़ते 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 बढ़ने लगता है, ठीक है, राइट, मास बढ़ता है उसका, ठीक है। और अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, सपोज करो एक बच्चा जब छोटा हो, फिर से सॉरी डायग्राम के लिए, डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं है, फिर ये इंसान और बड़ा हो जाता है, फिर ये मतलब जैसे जैसे मैच्योरिटी होने लगता है तो हम देखते हैं कि उसके जो है वेट में इंक्रीज आता है, ये चीज़ हम देखते हैं कि उसका वेट बढ़ने लगता है। उसी तरह से एक सैंड ड्यून्स का भी जो है वेट बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उस पर सैंड पार्टिकल्स का डिपोजिशन होने लगता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट एनसीईआरटी हमें समझाना चाहता है कि क्या आप इस लेवल पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि यहाँ पे अगर अब मैं बोलूँ कि इंक्रीज इन मास एक पॉइंट है जिसके लेवल पे हम ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं, तब तो कोई बोल देगा ना कि भाई सैंड ड्यून्स का भी तो वेट बढ़ रहा है। आप देखो तो ह्यूमन बीइंग का भी तो वेट बढ़ रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेट बढ़ रहा है जब वो ग्रो करता है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये नॉन लिविंग और ये लिविंग है? दैट्स द कॉन्ट्राडिक्शन। ये पॉइंट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम क्लियर कर लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें वो है हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है। जब इसमें हम पता है कि एक बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू रेप्लिकेट करता है। सबसे पहले ये डिवाइड होगा तो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। फर्दर ये डिवाइड करेगा तो फिर ये भी 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंडिविजुअल्स के नंबर में इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एज ए टर्म, जैसे जिस तरह से एक वर्ड यहाँ पे जैसा टर्म है यूनिसेलर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हुए हों, जैसे कि बैक्टीरिया सिंगल सेल का बना हुआ है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये ग्रोथ कर रहे हैं। इनमें ग्रोथ कैसे हम बताएंगे कि इनमें ग्रोथ ऐसे बताएंगे कि ये ग्रो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो इनसे जब रिलेट कर, जब इनमें डिफाइन करेंगे ग्रोथ को तो कैसे करेंगे कि जो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, उनमें ग्रोथ कैसे होता है? उनमें क्या होता है? उनमें सिंपल जो है यही सेल डिवीजन उनमें होता है। दैट सेल डिवीजन अकर जस्ट टू रिपेयर द टिश्यू, रिपेयर करने के लिए या फिर ग्रो उनमें रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ के लिए भी थ्रू सेल डिवीजन। और ये भी जो है ये ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन, ये रिपेयर भी होता है और ये ग्रो भी करते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी लिख रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन इन प्लांट्स, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। यानी कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में एक लिमिट तक आकर के सेल डिवीजन रुक जाता है। देखो जब शुरू में जब उसका ग्रोथ है, जैसे एम्ब्रियो हुआ, एम्ब्रियो के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो हुआ, एम्ब्रियो के बाद जो है फर्दर इन्फेंट बना, इन्फेंट के बाद जो आगे उसका ग्रोथ हुआ। तो शुरुआत में तो सेल डिवीजन के थ्रू वो ग्रो कर रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद सेल डिवीजन बंद हो जाता है फॉर द ग्रोथ। अब बस सेल डिवीजन होता है टू रिपेयर द टिश्यू। इनिशियली जो है इन एनिमल्स ये होता है जस्ट
इनिशियली तो ये ग्रोथ के लिए हो रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक लिमिट के बाद, दैट द सेल डिवीजन अकर्स ओनली टू रिपेयर द टिश्यू। यदि कोई टिश्यू डैमेज हो गया या फिर हमें कहीं चोट लग गई, हमें हाथ में कहीं चोट लग गई या फिर कहीं भी हमें चोट लग गया, तो उस जो टिश्यू जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन होता है। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बोलता है कि प्लांट्स की जब बात करते हैं तो प्लांट्स में जो ये सेल डिवीजन प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ चलता है। थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस चलते रहता है, थ्रू आउट द लाइफ प्लांट ग्रो करता है। तो कभी भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में से रिलेटेड आता है कि इन विच ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म द सेल डिवीजन प्रोसेस अकर थ्रू आउट द लाइफ, तो हम क्या कहेंगे? प्लांट्स में जो सेल डिवीजन है दैट अकर थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ टाइम उसका जो है सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होते रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, राइट। हमने बात कर लिया यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली। अब एनसीईआरटी एक टर्म यहां लिख रहा है इन विट्रो। देखो इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इन विट्रो का मतलब होता है, सिंपल बात करें, इनसाइड द लैब, इनसाइड द लैब, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन विट्रो का मतलब इनसाइड द लैब, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल इसका मतलब ये होता है। तो यहां पे जो टर्म है इन विट्रो, इनसाइड द लैब, आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप जैसे आपने एक टर्म जनरली हम लोगों ने सुना भी है, दैट इज टिश्यू कल्चर। बहुत ही फेमस टर्म है, 10th में हम लोगों ने पढ़ा है सब लोगों ने कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर क्या है हम लोग जानते हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ऐसे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ग्लास का, जिसके अंदर जो है हम जो है प्लांट्स के छोटे छोटे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को, जैसे कि उसके लीव्स को या फिर उसके किसी भी छोटे से स्टेम को ले करके हम ग्रो करते हैं, जिसे एक्सप्लांट कहा जाता है, हम लोग पढ़े होंगे, उसे ग्रो करते हैं लैब में और बाद में उसको शिफ्ट कर देते हैं नर्सरी में ग्रो करने के लिए। उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, जो कि हम जो है फर्टिलाइजेशन करा करके और हम जो है एम्ब्रियो कुछ एक फिक्स कुछ नंबर ऑफ सेल स्टेजेस तक ग्रो करते हैं और बाद में एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आगे ये सब 12th में हमें पढ़ना है। एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में, बहुत सारे टेक्निक हैं उसके थ्रू। तो ये सब एक टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है। तो उस इन विट्रो कल्चर में, जैसे मान लो अब इन विट्रो कल्चर में बात करें, तो इन विट्रो कल्चर में हम ग्रोथ कैसे पकड़ेंगे, कैसे हम जो है देखेंगे कि हमारा जो है सैंपल जो है वो ग्रो कर रहा है। तो वहाँ भी हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं? बाय सेल डिवीजन। बाय सेल डिवीजन कैसे? मान लो हमने एक सेल लिया, राइट, ये डिवाइड करके 2 सेल बना, राइट, फिर ये डिवाइड करके 2 सेल बना, ये 2 सेल बना, जैसे कि हम यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में देख रहे थे उसी तरह से। ठीक है, तो हम वहाँ ग्रोथ कैसे देखेंगे? बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। वहाँ भी जो है सिंपली सेल डिवीज़न के प्रोसेस से वहाँ ग्रोथ होता है और हम उसमें उस टर्म्स में डिफाइन करें कि भैया ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। देखो एनसीईआरटी की लाइन यहाँ लिख रहा है कि वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम सिंपली नंबर ऑफ सेल्स काउंट करते हैं कि 1 से 2 हुआ या 2 से 4 हुआ या कितने सेल्स हुए हमारे सैंपल के, और फिर हम डिफाइन करते हैं कि हाँ भैया ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, राइट। ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे का लाइन क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक टर्म लिखा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन, ये दोनों जो हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। किसमें? इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स दी बोथ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। ये को यहाँ पे लिखा हुआ है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स।
चलिए आगे इस लाइन को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इस बात को। आगे देखिए इस पे क्या लिख रहा है कि जैसे हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में बात करें, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप बात करें हायर प्लांट्स में, जैसे मान लो हायर, पहले यहाँ पे देखो टर्म लिखा हुआ हायर प्लांट्स, एक ये वर्ड हायर लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखो प्लांट्स और एनिमल्स अपन जानते हैं, हायर का मतलब क्या कि अभी हम लोग आगे जो है 11th में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि हायर मतलब जैसे जो आप एंजियोस्पर्म देख रहे हो, आप ट्रीज देख रहे हो, आप जो ट्री देख रहे हो, ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब हायर प्लांट्स में आते हैं। जैसे जो एल्गी हो गया, ये सब जो है ये लोअर ब्रायोफाइट्स हो गए, ये लोअर प्लांट्स हो गए। इनको आगे हम पढ़ेंगे कि आगे क्या है, जानेंगे इनके बारे में। तो अभी आप इतना समझ लो कि जो आप आसपास ये पेड़ पौधे देख रहे हो, जो फॉरेस्ट देख रहे हो, जो आप ट्रीज देख रहे हो, ये सब हायर प्लांट्स के पार्ट हैं। एनिमल्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया हो गया, ये तो अलग चीज़ है, और प्रोटिस्टा हो गया, वो अलग चीज़ है। और एनिमल्स की हम बात करेंगे, राइट, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो हायर प्लांट्स के लिए तो हायर यूज़ किया, और एनिमल्स की बात करें, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब कि जब ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन भी होगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करने के बाद ये ग्रो करेंगे, इनका ये जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे इनके बाद ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये दे बोथ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कहने का मतलब क्या है कि जनरली हम लोग जो प्रोसेस देखते हैं कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद जो है वो ग्रोथ होता है, ठीक है। पहले क्या होगा भैया, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ही तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद ही तो जो है फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्दर इन्फेंट बनेगा, जो भी प्रोसेस है आगे चलते जाएगा, आगे फर्दर ही तो ये होगा। तो यानी कि द सेकेंड जो टर्म है, जो सेकेंड हमारा जो कंपोनेंट है, वो सुपरसीड कर रहा है फर्स्ट कंपोनेंट को। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, मतलब ये दोनों के दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, एक के बाद एक होगा। पहले रिप्रोडक्शन होगा फिर ग्रोथ होगा, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ जो टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब ये होता है कि बोथ ऑफ देम कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली एंड वन कंपोनेंट सुपरसीड द अदर कंपोनेंट। यानी एक के बाद एक होगा, तो पहले रिप्रोडक्शन होगा फिर ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद फर्दर फिर रिप्रोडक्शन होगा फिर ग्रोथ होगा। हायर प्लांट्स की बात की जा रही है उसमें, ठीक है। इस लाइन को हम समझ गए कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक लाइन लिख रहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्रिटेरियन फॉर ग्रोथ। जब हम बॉडी मास को क्रिटेरिया बना के चलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने जो यहाँ पे जो ये पॉइंट हमने यहाँ समझा था कि जब हम यहाँ पे जब मास को हम लेके चल रहे थे, तो जब मास को हम लेके चल रहे थे, तो जब मास के टर्म्स में हम यदि देखेंगे कि तब तो ये भी हम देख रहे हैं कि अगर इस क्रिटेरिया को बना के चल रहे हैं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गया, सैंड माउंट्स हो गए, माउंटेन्स भी ग्रो कर रहे हैं, तब तो माउंट्स भी आपको जो है सैंड माउंट्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह का ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो कर रहा है। तो हम इस क्राइटेरिया को बना करके ग्रोथ को डिफाइन नहीं कर सकते कि भैया हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं बोल पाएंगे कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। ये पॉइंट यहाँ समझाया एनसीईआरटी, ये पॉइंट एनसीईआरटी ने यहाँ एक्सप्लेन किया, राइट। चलिए आगे समझते हैं। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is from inside. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए ये क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी यहाँ पे। देखो, यदि हम से सिंपल एक बात पूछा जाए कि तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में डिफरेंस कैसे है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मान लो कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसमें और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। मान लो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम एक चीज़ क्या गौर कर रहे हैं कि जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी मास इंक्रीज हो रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मास इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, यही कहा जा रहा है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें मास कहाँ इंक्रीज हो रहा है, बाय डिपोजिशन, यानी कि उनके ऊपर जब डिपोजिशन हो रहा है, और ये जो ग्रोथ है इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ ग्रोथ हो रहा है, बाहर ग्रोथ हो रहा है, यानी उसके ऊपर डिपोजिशन हो रहा है। जैसे मान लो ये पेन है,
राइट। इसके ऊपर हम और भी कुछ रखते जाएं, सैंड गिराते जाएं या फिर कुछ और इस पे डिज़ाइन हम बनाते जाएं तो इसका वेट बढ़ते जाएगा। तो हम बाहर से इसके ऊपर डिपोजिट जो है वेट हम बढ़ाते जा रहे हैं, बाहर से कुछ मटेरियल इसके ऊपर डालते जा रहे हैं। तो ये हुआ। लेकिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होता है। आप यदि एक सेल को देखो, एक सेल है मान लो, तो ये मान लो कि एक सेल है, ये एक सपोज करो एक ये सेल है, तो सेल में ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ होगा, यानी द फोर्स विल एक्ट फ्रॉम इनसाइड। अंदर से एक्सपेंशन होगा सेल का, अंदर से ग्रो हो रहा है बॉडी। कोई ऑर्गेनिज्म, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को देखो तो वो अंदर से उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है। ये नहीं कि हम बाहर से उसके ऊपर मतलब उसका वेट बढ़ते जा रहा है या बाहर से कुछ उस पर जादुई चमत्कार की तरह उसके ऊपर कुछ डिपोजिशन हो रहा है, वो अंदर से ग्रो कर रहा है। द टिश्यू इज ग्रोइंग फ्रॉम इनसाइड। हार्ट, अब जो बॉडी है जो अपने अंदर से एक्सपैंड कर रहा है, तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मास। हमें ऐसा याद रखना है, द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म द मास, द इंक्रीज इन ग्रो मास दैट इज फ्रॉम आउटसाइड, और द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज फ्रॉम इनसाइड। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है नीट का, कि जो ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम आउटसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एनसीईआरटी कहता है कि ग्रोथ देयरफॉर कैनॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी का मतलब, अब जैसे ये लाइन क्यों एनसीईआरटी ने कहा, एनसीईआरटी ने इसलिए कहा कि हम पहले समझ चुके हैं कि जब मास के टर्म्स में हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि ग्रोथ में जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि भैया मास इसका भी इंक्रीज हो रहा है, इसका भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। 100% हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी ये भी लिखता है कि कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। कहने का मतलब कंडीशन एक्सप्लेन करना होगा। वो कंडीशन क्या है, ये है कि द ग्रोथ मस्ट बी फ्रॉम इनसाइड। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द organism is from inside, when the growth is from inside, then we will confirm it that it is a living organism, and the growth, when the growth is from outside, it is a non living organism। और यहाँ पे लिख भी रहा है कि a dead organism does not grow, एक dead organism कभी ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो हमने आज जो है सबसे पहले हमने क्या क्या समझा, हमने डिस्कस किया ग्रोथ को, टर्म्स को लेके, ग्रोथ टॉपिक को लेके हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ क्या है, कैसे कैसे ग्रोथ को एनसीईआरटी ने क्या एक्सप्लेन करा है, क्या क्या पॉइंट्स बताया है, हमने उस चीज़ को फोकस किया। और आज का इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन अभी तक का जो इस ग्रोथ से पूछा जाएगा वो ये है कि ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोथ इज़ फ्रॉम आउटसाइड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं। आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर जो हम दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड कीप कीप सब्सक्राइब, और हम इस पे आगे और भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।